दरअसल गुरुवार रात 1 बजे यूपी के कानपुर जनपद के गांव ठीकरू में जैसे ही पुलिस रात 1 बजे कुख्यात अपराधी विकास दुबे को घेरने पहुंची, इस दौरान पहले ही पुलिस की गाड़ियों को जेसीबी लगाकर रोका गया। बाद में छतों और घरों से अंधाधुंध फायरिंग कर एक डीएसपी, 3 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई, जबकि 7 पुलिस वाले घायल हुए। हालांकि इस दौरान 2 बदमाश भी ढेर हुए हैं। रात के अंधेरे में पुलिस वालों ने फायरिंग से अपने आप को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन अपराधियों के आगे वो बच नहीं पाए और वारदात को अंजाम देकर विकास दुबे अपने साथियों के साथ आराम से फरार हो गया। पुलिस जब दबिश देने यहाँ पर आई थी तो अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है। और जो कानपुर देहात जनपद है, सिवली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं। उस क्षेत्र में उनके भागे जाने की संभावना है। घटना के पीछे पुलिस की मुखबिरी नाकाम होने की बात सामने आई है। बड़ी चतुराई से पुलिस वालों का खून बहाकर माथे पर 60 से ज्यादा केस लिए विकास दुबे बाकायदा वहां से फरार हो गया। आरोपी विकास दुबे का नाम उस वक्त चर्चाओं में था जब उस पर एक पुलिस स्टेशन में घुसकर यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या करने का इल्जाम लगा था। वारदात के बाद शक की सुई चौबेपुर एसओ की तरफ घूमी, जिन्हें लंबी पूछताछ के बाद सस्पेंड कर दिया। जिन लोगों ने भी ये घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और जिस तरह अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, सरकार के दावे के पोल को खोलने का काम। रोज लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन चुकी है। भले ही अब यूपी के कानपुर में हुए इस जघन्य हत्याकांड ने मरने वाले पुलिसकर्मियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1-1 करोड़ के पैकेज और परिजनों की नौकरी देने की घोषणा की है, लेकिन अब उन परिवारों का क्या होगा जिनके बेटे इस खेल में शहीद हो गए। जानकारी में सामने आया है कि पुलिस की टीमें पिछले 2 दिन से लगातार विकास दुबे का पीछा कर रही है, लेकिन वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। विकास दुबे के किले जैसे घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। जिस बुलडोजर से विकास ने पुलिसकर्मियों को रोका था, उसी से उसके घर को ढहा दिया गया। उसके घर के अंदर की गाड़ियों को भी प्रशासन ने नहीं बख्शा। जानकारी में सामने आया कि लखनऊ स्थित विकास के मकान पर पुलिस को सरकारी नंबरों की एक कार भी मिली है। योगी राज्य में उत्तर प्रदेश के अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कानपुर में जब पुलिस सत्ता संरक्षित अपराधियों के यहां दबिश देने जाती है तो अपराधी पुलिस को घेरकर हमला कर देते हैं। सीओ इंस्पेक्टर समेत 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और सरकार अभी भी जुमले मार रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म हो गए हैं। राजनेताओं से संपर्क रखने वाले विकास दुबे के इतने बड़े कुख्यात अपराधी बनने में भी राजनेताओं का ही हाथ रहा है। राजनीति के बढ़ते इस अपराधीकरण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण अपनी वेबसाइट पर डाले। कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर ऐसे व्यक्तियों को प्रत्याशी के रूप में चयन करने की वजह भी बतानी होगी। कोर्ट की इस मंशा से साफ है कि आज किस कदर राजनीति में अपराध घर कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
न्यूटी में स्वागत है आपका। मैं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस घटनाक्रम की जिसमें एक अपराधी को जब पकड़ने पुलिस जाती है तो उसके बाद वहां का वाकया किसी से छुपा नहीं है। 8 पुलिस के जवान अगर शहीद हो जाएं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि दुस्साहस किस कदर बड़ा हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ है। या विकास दुबे की फेहरिस्त देखें अगर अपराध की, तो 19 साल पहले ही अगर एक घटना की अगर हम जिक्र करें, उसी वक्त पुलिस मुस्तैदी के साथ एक कथित हत्याकांड में जो सज्जन का दिन दहाड़े शिवली के थाने में मर्डर कर दिया गया था, वह कोई छोटे मोटे नहीं थे। राज्य सरकार के एक ऐसे नुमाइंदे जिन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त था। और मजेदार बात यह है कि उसी वक्त थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 25 कांस्टेबल मौजूद थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मर्डर यहां पे हुआ था। विकास दुबे का उसमें नाम आया था, लेकिन सब मुकर गए और निचली अदालत ने केस को खारिज कर दिया। अपील होनी चाहिए थी हाई कोर्ट में, लेकिन अपील नहीं की गई। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी, अपराध और राजनीति का यही कॉकटेल बनता रहा, तो मुझे लगता है कि विकास दुबे का ये कोई जैसे कितने अपराधी होंगे और उनका ये आखिरी हथकंडा होगा या आखिरी अपराध का ये बोलबाला रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया है कि 7 दिन में सबकी सूचियां तैयार कीजिए और साथ ही विकास दुबे चाहिए। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं कहा है। इससे पहले भी कई बार कई नेताओं की जुबान से इस तरह के बयान सुन चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक, कितने लंबे समय तक ये मामला चलता है और क्या विकास दुबे सलाखों के पीछे जा पाते हैं, बड़ा सवाल होगा। चलिए, इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक दलों के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अरुण जी, राजनीति में अपराध और अपराध से राजनीति दोनों का ऐसा गठजोड़ बन गया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को एक टिप्पणी करनी पड़ी थी कि राजनीतिक दलों को या विधायिका को जो काम करना चाहिए था, ये संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। और एक नजीर के साथ साथ एक निर्देश भी दिए गए थे, फैसला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जो सजा याफ्ता कोई भी नेता होगा वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसा हुआ। लालू यादव जिसका एक बड़ा उदाहरण है, और भी कई लोग इस तरह के हैं जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, प्रकाश चौटाला है। लेकिन अभी भी स्थितियां विकास दुबे जैसे केस के बाद में कुछ इसी तरह की बात आती है। ये कहना तो मुश्किल होगा कि किसका उन पे हाथ था, किसका नहीं था, लेकिन यह तय है कि किसी न किसी राजनीतिक संरक्षण में यह एक तरह से डॉन बना जा रहा था। और जो इनकी स्थितियां रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। बड़ी बात है कि प्रशासन के नाक के नीचे लग्जरी गाड़ियों का काफिला बन जाए, किलानुमा मकान बन जाए और संपत्ति का किसी को पता ना चले। जब पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है तो उन्हें पता तक चल जाए कि कितने पीएससी के जवान आ रहे हैं, कितने वेपन्स आ रहे हैं, कितने लोग आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। और हुआ वही जो घर का भेदी लंका ढाए, वही स्थिति बन गई। तो अरुण जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि ये हालात को देख करके योगी आदित्यनाथ के कदम को भी इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा। कुछ स्थितियां सुधर सकती हैं, ऐसा भरोसा किया जा सकता है अभी? जैसा कि योगेंद्र जी आपने कहा कि राजनीति का अपराध के साथ जो गठजोड़ है, विगत समय में पहले अगर आप नजर डालें तो होता यह था कि राजनीति और अपराध दो एक अलग पिलर हुआ करते थे, और जो अपराध है वो अपराधी पाले जाते थे राजनीतिक संरक्षण में। अब उस विगत कुछ समय में देखें तो 1 दशक में ऐसा प्रभाव बदला अपराधियों का कि अपराध को जब ये लगा कि हम राजनीति के संरक्षण में क्यों पले, हम खुद क्यों न राजनेता बन जाएं। उसका एग्जाम्पल या उसका उदाहरण आप देखेंगे तो कई राजनेता जो माफिया या अपराध की पृष्ठभूमि से हैं और लगभग 2 दर्जन से लेकर के 100 मुकदमे उनके ऊपर हैं, वो राजनीति का चोला पहन करके माननीय बन बैठे। और यही पुलिस जो उनको कल तक पकड़ने का काम किया करती थी, वो उनके पीछे उनके साथ चलने लगी। तो इसको देखते हुए जो आपने जैसे कि उल्लेख किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की और उसके साथ एक पीआईआर जनहित याचिका के तौर पर उसको संज्ञान लेते हुए और उस पर एक कड़ा निर्देशन किया कि जो सजा याफ्ता मुजरिम होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इससे काफी हद तक अपराधियों के राजनेता बनने पर तो गिरावट आई,
लेकिन राजनीतिक संरक्षण में किसी प्रकार की कोई गिरावट वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखें तो नहीं आई। हुआ सिर्फ इतना उसका असर कि जो राजनेता बन रहे थे लगातार सजा याफ्ता मुजरिम, वो तो रुक गए, और जो नहीं सजा याफ्ता हुए थे वो अपनी सजा याफ्ता होने से खुद को बचाने के प्रयास करने लगे। उदाहरण के तौर पर जैसा कि ये जो कानपुर का हत्याकांड हुआ, खास करके जो मुठभेड़ में जो शहीद हुए 8 पुलिसकर्मी, इसमें न सिर्फ राजनीति और अपराध का गठजोड़ है, साथ में पुलिस का भी गठजोड़ है। ये आप जैसे जैसे इसके खुलासे होते जा रहे हैं, विकास दुबे के कांड के, बकेरू कांड जो हुआ है विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ कांड में, तो खुलासों में ये लगातार देखने में आ रहा है कि पुलिस का भी उसमें पूरी सहभागिता उनकी रही है। और स्थिति ये इतनी किसी भी एक सामान्य अपराधी से उसका दुर्दांत अपराधी बनने में अगर आप योगेंद्र जी नजर डालेंगे तो एक तरफ उसको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। अगर आपको याद होगा तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुल्ला साहब ने एक टिप्पणी की थी बड़ी अच्छी, उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों का संगठित गठजोड़ है। ये टिप्पणी ऐसे ही नहीं हुई थी, उस दौर में एक से बढ़कर एक उत्तर प्रदेश के माफिया माननी बनने की कतार में लगे हुए थे। वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे रघुराज प्रताप सिंह हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे बिहार में आप चले जाइए तो सिवान का शहाबुद्दीन हो, सूरजभान हो, और आज भी कई माननी है उसमें। तो ये जो एक तस्लीमुद्दीन हो, इस तरीके के उत्तर प्रदेश के डीपी यादव हो, हरिशंकर तिवारी हो, इस तरीके के बाहुबलियों का, और मजे की बात इनकी अपनी अपनी सेनाएं हैं। बिहार में तो पूरी राजनीति इन सेनाओं के इर्द गिर्द ही घुमा करती है योगेंद्र जी। उसमें रणवीर सेना है, माओवादियों का अलग है, मुस्लिमों की एक अलग सेना बनी हुई है। इस तरीके की सेनाएं एक पैरेलल चल रही हैं। नक्सलवादी इन्हीं राजनेताओं के संरक्षण में पलने वाली पृष्ठभूमि है, जिसको आप सीपीआई सीपीएमएल माओवादी कह सकते हैं। तो जो देश का परिदृश्य बना, अपराध और राजनीति का गठजोड़, उसको लेकर के, और उसमें पुलिस का जो संरक्षण था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो अभी वर्तमान में निर्णय दिया। पूर्व में पुलिस का जो अपराधियों के साथ गठजोड़ था उसके लिए जस्टिस मुल्ला ने टिप्पणी की थी। उसके बाद काफी सुधार आया कि पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ काफी क्रम उसमें टूटा। लेकिन स्थिति ये आज फिर से एक देखने में आई कि अपने ही पुलिस कर्मियों के बलि चढ़ाने के लिए एक एसओ अपने ही लोगों की एक तरीके से उनकी मुखबिरी कर रहा है, और तो और उसको इतने दिनों से वो संरक्षण दे रहा था विकास दुबे को। ये एक तरफ राजनेता संरक्षण दे रहे थे कि उसको सभासदी का चुनाव लड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पंचायत अध्यक्ष बना रहे हैं, और तीसरी तरफ ये पुलिस वालों का संरक्षण था अपने निजी स्वार्थों के लिए, विनय तिवारी जैसे पुलिस वालों का, कि अपने ही साथी को वो शहीद बनवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक सामान्य अपराधी का, माफिया और इस तरह का दुर्दांत एक तरीके से कृत्य करने के पीछे जो साहस है, वो तीनों के मिली जुली भगत का नतीजा है। अरुण जी, ऐसा नहीं लगता आपको, ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में राजनीति और अपराध एक दूसरे के पूरक बन गए हैं? ये माना जाता है कि अगर आपको राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहना है तो आपको कोई ना कोई बाहुबली चाहिए। हर पार्टी का यही फंडा है। आज कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारी पार्टी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा हो कि जिसपे कोई आरोप लगाओ। सब खारिज करते हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, लेकिन जब फेहरिस्त निकाली जाती है तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जो इस तरह की पाक साफ हो। बेशक दावे कुछ भी किए जाएं, अभी जो नाम गिना रहे हैं आप, वो चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, तमाम जो पार्टियां हैं या फिर क्षेत्रीय दल है, कोई ना कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण राजनीति में अपराधियों को चाहिए और अपराधियों का संरक्षण राजनीति में चाहिए। कुछ ऐसा नहीं लगता कि अगर इन सब लोगों की फेहरिस्त को देखें, अगर इनके कारनामों का खुलासा हो या इन लोगों पर ईमानदारी से अगर जांच की जाए तो हालात सबके सामने है। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं योगेंद्र जी। एक्शन हुआ ये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद या उनके निर्णय के बाद राजनीति में सजा याफ्ता मुजरिमों का तो प्रवेश रुका, लेकिन अभी भी हर एक दल का अगर आप खंगालें खाका तो वरीयता देने में कोई भी दल पीछे नहीं है। सब लोग सुचिता की बात करते हैं, अपराध से राजनीति को दूर रखने की बातें करेंगे। इनके सभी दलों के लगभग आप बयान अगर आप देखेंगे तो उनके बयान यही होंगे, लेकिन कोई भी इससे अछूता नहीं है। 102 माननीय जो हमारे विधानसभा में बैठे हैं, उनमें से 102 का आपराधिक रिकॉर्ड है, बस उनको सजा नहीं मिली इसलिए वो माननीय हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये कहना कि नहीं इसमें सपा छूती है, बसपा छूती है, भाजपा छूती है, प्रसपा छूती है, कांग्रेस बची हुई है, नहीं। यही कांग्रेस कल अखिलेश सिंह को संरक्षण देती थी,
यही भाजपा किसी जमाने में कृष्णानंद राय को संरक्षण देती थी, जबकि उनके हर एक जो राजनेता का आपराधिक पृष्ठभूमि होता है उसके पीछे वो अपनी हर एक लोग अपनी अलग अलग वजह बताते हैं। कोई कहता है कि साहब जैसे मुख्तार अंसारी का बयान, जब आप कभी उनसे वार्तालाप करें अपराध के विषय में तो वो कहेंगे मैं तो देश के सेवा संग्राम सेनानी का पौत्र हूं, मेरा परिवार तो देश के आजादी के लिए बलिदान हुआ, हमने तो अपने अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान बचाने के लिए अपराध का रास्ता अपनाया। ठीक यही स्थिति अगर आप रघुराज प्रताप सिंह से मिलें तो उनके यहाँ भी उनसे भी यही बयान आते हैं। डीपी यादव से बात करेंगे अगर आप तो उनके भी यही बयानात आते हैं। लेकिन वास्तव में जब कोई छोटा बात जैसे कि विकास दुबे का जो हत्याकांड वाला, ये तो मुठभेड़ कांड वाला मामला आया, तो इसमें योगेंद्र देखने वाली बात यह है कि ये विकास दुबे एक व्यक्ति जो अपने आप, अभी विकास दुबे के वीडियो अगर आप देखें पुराने, उसमें वो बयान दे रहा है कि मैंने तो कोई अपराध नहीं किया साहब, पुलिस तो फर्जी मुकदमे लगाती रहती है साहब, वो तो मैं बहुत साधु आदमी हूं साहब। अब उसके पुराने बयान आप देखें तो सेम ऐसी पृष्ठभूमि है कि साहब वो अपनी अस्मिता के लिए अपराध कर रहा है। आज हालात ये हो गए कि वो अपराध से इतना बड़ा डॉन बन गया कि अब उसको रेलवे के ठेके की बात हो, बालू खनन की बात हो, चाहे शराब के ठेके उठाने की बात हो, इन सभी जगहों पर रेवेन्यू जनरेट करना, और जितने भी माननीय हैं उनको भी स्थिति मैक्सिमम माननीय, मैं अधिकतम की बात करूंगा, 10% या 15-20% माननीय ऐसे आपको मिलेंगे योगेंद्र जी जो अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित ना हो। अधिकतम माननीय ये कहते हुए भी देखे जाते हैं कि साहब हम जन सेवा कर रहे हैं इसलिए हमारे दुश्मन है। जन सेवा में जनता किसी जन नेता की दुश्मन जिस दिन हो जाए तो उसको तो राजनीति त्याग देनी चाहिए, लेकिन वो लोग राजनीति की बजाय वो उनको इन्हीं चीजों से डर होता है, क्योंकि कल तक जिन राजनेताओं का ये जो आपसी वर्चस्व की लड़ाइयां जब चलती है चुनाव के समय में, तो सपा अपने बाहुबली को चेहरा बनाती है, बसपा अपने बाहुबली को चेहरा बनाती है, भाजपा अपने बाहुबली को चेहरा बना देती है, उस समय सारी मर्यादाएं, सारी सुचिताएं किनारे हो जाती है, सिर्फ नंबर गेम देखा जाता है। इवन यहां तक कि जब विधानसभा में कहीं पे अल्पमत में सरकारें होती हैं तो बहुमत में भी यही बाहुबली काम आते हैं। तो पहले इनको पालो पोसो आगे बढ़ाओ, और जब ये इस तरह के नृशंस हत्याकांड कर डाले तो उनकी आलोचना करो। ठीक यही देखने में अगर आप देखेंगे विकास दुबे हत्याकांड में, जिन्होंने उसको अपनी पार्टी से पंचायत चुनाव लड़वाया और जिन्होंने उसको पंचायत अध्यक्ष बनवाया वो आज आलोचना कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में ये जरूर है, एक राहत की बात सिर्फ इतनी सी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सख्त हुई है और उसने ये निर्णय सख्ती के साथ लिया है कि वो इस मामले में कठोरतम कार्रवाई करेगी। 33 हिस्ट्री सीटों की सूची जारी की है। देखना यह होगा कि राजनीतिक दबाव से योगी अपने आप को कैसे बचा पाते हैं और किस तरह से निष्पक्ष होकर के, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हुए माफिया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई तेजी से कर पाते हैं। देखने की बात ये होगी तो वैसे उन्होंने आदेश कर रखा है। क्या लग रहा है जिस तरह से किलेनुमा मकान विकास का ध्वस्त कर दिया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, और लेकिन मैं ये भी सारी चीजें, चलिए आपने उसका मकान तोड़ दिया, गाड़ियां तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, हम बोलेंगे बड़ा सवाल ये है कि ये है सब तैयार कैसे कोई एक दिन में हुई है? प्रशासन की निगाहें नहीं पड़ रही थी इतने दिन से, सरकारों की नजरें नहीं पड़ रही थी कि अपराधी जो भी हैं, माफिया जो है, उनकी को लिस्टिंग की जाए, वो क्या कर रहे हैं, उनकी संपत्ति के क्या हालात हैं। जब हमारे यहाँ प्यास लगती है तो कुआं खोदा जाता है। यही दुर्भाग्य है राजनीति, सत्ता और अपराध का गठजोड़ में। जो जनता का दुर्भाग्य है वो यही कहा जाएगा कि यही विकास दुबे अपनी बाहुबल के दम पर और अपनी दहशत के दम पर जब एक साम्राज्य खड़ा कर रहा, तो उस वक्त ये लोकल का पुलिस थाना सोया हुआ था, क्योंकि वो तो उसकी मुखबरी में सेवा में चाकरी कर रहा था, वो विनय तिवारी जैसा दरोगा, सीओ तक की वो नहीं सुन रहा था। वो भी ऑडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ है। दयाशंकर अग्निहोत्री जैसा व्यक्ति जो उसका सहयोगी था, वो बयान देता है AK-47 आ जा रही है, और कहीं पे पुलिस की इतनी कॉम्बिंग हो रहती है, इतनी चेकिंग होती है, LIU है। जी, किसी अपराध के बारे में कॉम्बिंग है, सूचना है, तो सारे सूचना तंत्र काम करने लगते हैं। लेकिन जब विषय इस चीज का आ जाता है, सारी सूचना कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता। जब कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता है उसके बाद यही कहा जा सकता है कि जब घटना होती है तो आनंद फानन में चारों तरफ गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं,
लेकिन एक बात और रखना चाहूंगा योगेंद्र जी, एक बात जो मकान ध्वस्तीकरण को लेकर के है और ये सारी संपत्ति को है, उसमें थोड़ी सी जन सामान्य में एक तीखी प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं कि मकान और जो संपत्तियां हैं उसकी आप सीज करें, उसकी रिकवरी करके चाहे वो शासन अपने बजट में उसको जोड़े और जो भी उसकी संपत्तियां हैं बजाय तोड़ने के वो उसको सीज करे और जो भी पीड़ित जो शहीद पुलिसकर्मी है उसके परिजनों को दिया जाए या शासन उन पर अपना अधिकार करे, क्योंकि वो जनता का पैसा है और जनता के पैसों को जनता के उपयोग के लिए प्रशासन अपने कब्जे में ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि इसकी थोड़ी सी एक गलत संदेश भी लोगों में जा रहा है उसको लेकर के, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में जो मुझे नजर आता है कुछ एक लोगों को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति विकास दुबे के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखता, क्योंकि उसमें उसने जो अपराध किया है वो अक्षम अपराध है। यहां तक कि विकास दुबे की माता ने कहा कि मेरा बेटा आतंकवादी है, उसको जहां भी दिखे गोली मार दी जाए, क्योंकि वो सामान्य समाज के बीच रहने के काबिल नहीं है। जी योगेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक माँ की वो तकलीफ और उसके बाद जब कठोर हृदय के साथ में वो अल्फाज जो उन्होंने कहे, निश्चित रूप से वो ऐसे है कि माँ न्याय भी करती है और जब कोई बेटा इस रूट को पकड़ लेता है तो उसके बाद कोई चारा भी नहीं बचता है। विकास दुबे महज एक नाम है, उनके जैसे कितने डॉन और माफिया वहां पे हैं उसका आप अंदाजा सहज नहीं लगा सकते हैं। जहां देखें वहीं पे माफिया, और यही बड़ी वजह है कि यूपी में हो चाहे बिहार हो या फिर कई राज्य चाहे राजस्थान हो, कई जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं कि अपराधियों को इसी तरह से लोग समाज में एक समाज सेवी के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में पूजने लगते हैं। जब कभी कोई घटना होती है तो कहा जाता था कि वो समाज के लोग आ जाते हैं कि नहीं गलत हुआ है, पुलिस ने बेगुनाह को, निहत्थे को मार डाला, ये तमाम जो चीजें आती हैं। लेकिन यहाँ एक पक्ष का जो स्याह पहलू है वही नहीं देख सकते हैं, दोनों तरफ हालात बड़े विकट हैं। अगर एक माफिया को यह पता लग जाता है कि आपके यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पहुंच कितनी बड़ी है, कहां तक उसके पांव जमे हुए हैं। अंदाजा तो इस केस के अगर बैक में जाकर के देखेंगे तो उसी से लग गया था कि 19 साल पहले कानपुर के शिवली थाने में, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि संतोष शुक्ला उनका अगर मर्डर कर दिया जाता है और पुलिस मुकर जाती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे अपराधियों का दुस्साहस किस कदर बढ़ता है। यही बड़ी वजह है कि जब कहा जाता है कि फसल फल फूल कैसे सकती है जब बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से आप सुरक्षा किसकी और कैसे करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह दौरे की। लेह में जाने के कुछ मायने हैं। वहां गलवान घाटी में 15 जून की मिडनाइट जो घटना हुई उसके बाद पहले राजनाथ सिंह जी ने उसके करीब से दौरा किया, सेना के आला अफसर वहां पर जाकर के आए, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के अपने चाइना को जमकर कोसा भी और कहा भी कि ये विस्तारवाद का युग नहीं है, अब विकासवाद का है, और जब भी विस्तारवादी सोच रही है तो विश्व में शांति हो। तो चलिए मुद्दा हमारा यही है और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल SPS कटेवा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करमवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले जनरल साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोदी साहब के इस दौरे के क्या मायने हो सकते हैं, क्योंकि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, बेशक कुछ भी कहा जाए, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने निकल करके आ रही हैं उससे तो यही कहा जाएगा कि 15 जून के बाद से आज भी वहां पे हालात सामान्य नहीं है। तो मोदी साहब का वहां जाना, इसका कुछ मैसेज है? देखिए, मोदी साहब का, प्रधानमंत्री जी का वहां स्वयं जाना और बिना किसी पुराने प्रोग्राम के, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि वहां की जो हाइट है, जिस जगह पे न्योमा में जो आज जो उन्होंने सैनिक सम्मेलन लिया था,
उसकी 11 से 12,000 के बीच की हाइट है। और ऐसी जगह पे दुनिया जब फौजी अफसर भी जाते हैं तो एक दिन का वहाँ मैंडेटरी रेस्ट करते हैं, एक्लेमेटाइजेशन करते हैं और फिर अपनी कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये दौरा फौज के लिए, सेना के जो वहां पर सैनिक पोस्टेड हैं, उनके मोराल के लिए एक बहुत ही बड़ा एक कदम है। और उन्होंने सेना के साथ साथ दुनिया के हर एक देश को भी ये संदेश दिया है कि भारत को कमजोर नहीं समझा जाए और जरूरत पड़ेगी तो भारत फोर्स का इस्तेमाल करेगा और साथ साथ डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करके, अगर उन्होंने ये भी कहा कि हम कमजोर नहीं है, और कमजोर जो देश होता है वही विस्तारवाद की सोचता है, जो मजबूत है वो खुद अपनी जमीन से खुश है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक और अच्छा संदेश दिया, जो वहां पर बीमार लोग थे, जो जिन लोगों को गोली लगी थी गलवान में और जो लोग शहीद हुए थे, शहीद को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी और ये बताया कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है और एक सेना के लिए, जो वहां के सैनिक हैं और जो वहां अफसर हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मोराल को ऊपर करने वाला कदम है। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से कह सकते हैं कि एक बड़ा मैसेज है वहां पे दोनों तरफ। हमारा जो डिफेंस के जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी और चाइना को एक मैसेज देने के लिए भी, क्योंकि उस दुर्गम पहाड़ी पे जाना एक बड़ी बात है प्रधानमंत्री की। एज फैक्टर, कई तरह की चीजें होती हैं, बावजूद उसके जाकर के वापस लौटे। भगवान सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं, आप किस तरह से देखते हैं इस दौरे को? देखिए, मैं जनरल साहब से एग्री करता हूं कि ये दौरा एक सिंबॉलिक था और जरूरी भी है कि जवानों का मोराल बढ़ता है, देश का मोराल बढ़ता है, जनता का मोराल बढ़ता है, और जो हमारा एनिमी है उसको भी एक संदेश जाता है कि इंडिया इस मसले को बड़ा सीरियसली ले रहा है। तो इसलिए ये जो मैसेजिंग जो हुआ है पार्ट है, फौज का मोराल तो बढ़ा ही बढ़ा है, क्योंकि फौज से जब खुद प्रधानमंत्री जो देश के शीर्ष नेता हैं वो मिलते हैं, तो इससे बड़ा एक कमांडिंग ऑफिसर जब फ्रंट पे जाता है और अपनी कंपनियों में जवानों से मिलता है तो जवानों में एक किस्म का जोश बढ़ जाता है। इसी तरह से कोई भी कमांडर, पहले अपने चीफ भी वहां गए थे, तो ये बहुत अच्छी बात थी कि जवान ये महसूस करते हैं कि वो अकेले नहीं है और इस लड़ाई में पूरा देश, प्रधानमंत्री के तौर पे एक मैसेज देता है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो इसलिए उनका मोरल बूस्टिंग बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़ा है इससे, और मुझे यकीन है कि इससे जवानों में जोश आया है। दूसरा, आम जनता में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री गए हैं और वहाँ पे साफ साफ उन्होंने जो एम्बिग्विटी थी पहले चल रही थी, यानी जो स्पष्टता थी उनके विचारों के बारे में, वो अभी स्पष्ट हुआ है कि वो किसी भी तरह से चाइना के सामने झुकने वाला ये देश नहीं होगा। तो ये एक मैसेज जनता को भी गया है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी गया है। और दूसरा, एक मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये लगा कि चाइना को जो मैसेज गया वो ये है कि प्रधानमंत्री, अब देखिए 3 दौर बातों के 3 दौर हो चुके हैं, बहुत लंबे लंबे, और चाइना की ये पॉलिसी रही है कि पहले एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठ जाओ और फिर एडवर्सरी को डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू थक जाए, तब अपने आप जो कुछ होगा सो होगा। तो इसलिए ये भी एक उनको मैसेज गया है कि आप जल्दी कीजिए, क्योंकि हम आपके सामने झुकने वाले नहीं है। तो इसलिए हो सकता है जो प्रोग्रेस नहीं हो रही है बातों में, डी एस्केलेशन के लिए या डिसएंगेजमेंट के लिए, उसमें भी कोई फर्क पड़े। जनरल साहब, आपके पास वापस आना चाहूंगा मैं। भगवान सिंह साहब भी कह रहे हैं, निश्चित रूप से एक मैसेज आता है कि प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो प्रधानमंत्री एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और हुक्मरान है उस मुल्क के, बड़ी बात होती है। क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे हैं, अगर बात करें तो 15 जून से ही दोनों ओर से डायलॉग जारी है, डायलॉग नहीं टूटा, अभी भी डायलॉग जारी है, रेगुलर जारी है। लेकिन इसी बीच दोनों तरफ से सेना की हलचल भी बढ़ी है, लेकिन रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए हम अभी, क्योंकि लंबी लंबी बैठकें भी चल रही हैं। लेकिन अभी जैसे 2 दिन पहले था कि 3 फेज में चाइनीज अपनी सेना को पीछे लेकर के जाएंगे, सहमति बनी, लेकिन भरोसा करना बहुत मुश्किल बात है अभी। कई तरह की चीजें जो निकल करके सामने आ रही, लेकिन प्रधानमंत्री अगर वहां जाते हैं तो क्या इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर कहीं कुछ चल रहा है,
मतलब चाइना को मैसेज, आपके अंदर अगर कुछ चल रहा है तो भारत में उन परिस्थितियों से निपटने के लिए शांति के साथ साथ अपनी पावर इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा, उसकी भी अपोजिशन में। तो एक मैसेज ये भी देख सकते हैं। देखिए, इसके प्रधानमंत्री की ने जो टीवी पे दिखाया है, जो उन्होंने संदेश दिया है, इसके अलावा मुझे ये पक्का विश्वास है कि उन्होंने कमांडर्स के थ्रू ऑप्स रूम में ब्रीफिंग भी ली होगी और हालात की कॉन्फिडेंशियल जानकारी, और उन्होंने अपना माइंड दिया होगा कमांडर्स को कि वो क्या चाहते हैं। तो ये तो एक बात थी जो जिसको टीवी स्टूडियो पे डिस्कस नहीं कर सकते, और डायलॉग जरूर है आपस में, डायलॉग जरूर उनकी जो ऑप्स रूम में कॉन्फ्रेंस हुई होगी, वहां उन्होंने अपना पूरा का पूरा बताया होगा इरादा क्या है, और जो वहां के कमांडर्स हैं उन्होंने हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और हमारी कमियां क्या क्या हैं उनका जायजा जरूर प्रधानमंत्री जी ने लिया होगा। जहां तक बिल्डअप का सवाल है, क्योंकि चाइना बिल्डअप कर रहा है और डिप्लोमेसी की पैरेलल बातचीत चल रही है, उस बातचीत के दौरान ही उन्होंने ऐसा काम किया। गलवान घाटी में उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, जब वो डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई चल रही थी, उस टाइम पर उन्होंने ऐसा धोखा का काम किया। तो इसको देखते हुए हमारा जो बिल्टअप है वो चल रहा है, और क्योंकि अभी रोड ओपन पीरियड है, वो लद्दाख का इलाका सिर्फ 5 महीने के लिए सड़क खुलती है, बाकी 7 महीने वहां सड़क बंद रहती है। तो जितना इक्विपमेंट और जितने आर्मामेंट जाने हैं वो अभी रोड ओपन पीरियड में ही जाते हैं। तो हमारे एक बख्तरबंद है जो आर्मर्ड ब्रिगेड है, वो वहां पर तैनात की गई है, और उसके साथ साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की कुछ टुकड़ियां तैनात की गई हैं, मिसाइल्स तैनात की गई। इसी तरह से हमारी जो आर्टिलरी है वो सब वहां तैनात कर रही है, क्योंकि ये भरोसा नहीं है कि डिप्लोमेसी चलेगी, फेल होगी, और कहीं हमको आखिरी रास्ता जो कि बिल्कुल तो लड़ाई का है, हमको दोनों तरफ से तैयारी है। जो अक्सर कहा भी जाता है, चाहे डिफेंस हो या फिर हम कई बार शास्त्रों को भी पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी ये कहा जाता है कि दोनों तरफ से डायलॉग भी रहना चाहिए, और आपका जो शक्ति बल है अगर उसकी जरूरत पड़े तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये माना जा सकता है कि दोनों तरह की तैयारियां हमारी। हाँ, दोनों तरह की तैयारियां हैं, और ये बिल्कुल चल रही है कि जिस तरह से चीन के जो जिन्होंने घुसपैठ करके वहां पर बंकर बना रहे हैं, डिफेंस फोर्टिफिकेशन बन रहे हैं, हेलीपैड्स बन रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रहे हैं, खास करके पैंगोंग लेक के जो फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 का इलाका है, उसमें उन्होंने काफी ऑक्यूपेशन किया है। और उसको क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो डिफेंस ले लेता है और जो हाइट पे होता है उसको एडवांटेज होता है, तो इस पे अगर मिलिट्री एक्शन, टेक्टिकल एक्शन लिया जाएगा तो उसके वो इट विल हैव ए कॉस्ट। उसको हमको वो आखिरी एक हथियार है और आखिरी एक वो तरीका है जिससे कि चीन को वहां से खदेड़ा जाए। इसके लिए सारी तैयारियां टेक्टिकल लेवल पे, नीचे के लेवल पे वो तैयारी कर रहे हैं अपनी पूरी की पूरी किसी भी कंटिजेंसी का सामना करने के लिए। इसी तरह से चीन भी वहां बढ़ता जा रहा है, और जब भी एलओसी के ऊपर दोनों तरफ से नजदीक से आई बॉल टू आई बॉल अगर पोजीशन ले ली जाती है दोनों तरफ की सेनाओं ने, तो उसके बीच में ऐसे मौके कई बार आ जाते हैं कि तो उसको गोली चलाना या फोर्स यूज करने का ऐसा आसान काम जो वैसे लगता है कि नहीं होगा, परंतु उसको करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उसकी तैयारी पूरी सेना की है। पर इसके साथ साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात योगेंद्र जी ये है कि पूरी दुनिया, आज जापान का भी एक स्टेटमेंट आया है जिन्होंने बोला है कि इन्होंने चीन ने यूनिलेटरल स्टेटस को तोड़ा है और उनको वापस आना चाहिए। इसी तरह से अमेरिकन मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, चाइना की भर्त्सना की है। ऑस्ट्रेलिया ने उनकी भर्त्सना की है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने उनके भर्त्सना की है। सिर्फ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, वो वियतनाम, इन सब के चीन उनके कुछ ना कुछ उनको छेड़ता रहता है, कुछ छेड़खानी और कुछ ना कुछ हरकत उनके खिलाफ करता रहता है, पर उनकी तरफ से अभी रसिया के एक पार्ट पे भी उसने अपना कब्जा जताने की कोशिश की है और कहा जा रहा है कि ये चाइना का हिस्सा है। मैं आप सर दोनों से एक बात और जानना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए ये घटना गलवान घाटी की जो हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन
भारत के लिए एक मुझे लगता है कि चाइना को सबक सिखाने के लिए, चाइना को मैसेज देने के लिए, चाइना से टॉक करने का शायद उचित अवसर भी है। इसे उस दृष्टि से हम देखें। उसकी वजह ये मुझे जो लगता है कि आज चाइना चौतरफा घिरा हुआ है, कोई भी मुल्क उसको सपोर्ट इस तरह से नहीं कर रहा जहां कि पहले कभी कि चलो न्यूट्रल पोजीशन में रहते थे लोग, वैसे आज स्थिति नहीं है। अमेरिका उसके खिलाफ, रसिया उसके खिलाफ। यही शायद बड़ी वजह है कि फाइटर प्लेन्स देने के लिए, जल्दी से जल्दी देने के लिए रूस ने भारत को सहयोग करने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि एशिया हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है अभी चाइना। तो ये हमारे लिए उचित अवसर है कि हम चाइना पे दबाव भी बना सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। जहां तक दबाव का सवाल है, जो डिप्लोमेसी और जो फॉरेन सपोर्ट है, आपको मैं ये बता दूं कि पूरी दुनिया अगर जंग छिड़ गई तो बाकी दुनिया के देश हमारे साथ यहाँ आकर के हमारे साथ चीन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान की सेना ने लड़नी है। लड़ना पड़ेगा। हाँ, और वो लड़ाई एक लास्ट रिजॉर्ट है। वो लड़ाई डिप्लोमेटिक प्रेशर से ही, डिप्लोमेटिक प्रेशर और हमारा शो ऑफ स्ट्रेंथ की हम भी उतने ही अच्छी तरह तैयार हैं और उनसे ज्यादा तैयार हैं। हालांकि उनकी फौज, उनकी सेना, उनका इक्विपमेंट हमसे कहीं ज्यादा है नंबरों में, परंतु जहां तक लद्दाख और अरुणाचल की टेरेन का सवाल है, वहां पर हमारे डिफेंसेस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पिछले 3-4 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 गुना खर्चा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बजट में अलॉटमेंट हुआ है। तो जिस तरह की वो टेरेन है, वहां पे ज्यादा चीन की तरफ से ज्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। वो अपने मैकेनाइज्ड फोर्सेस को किसी भी हालत में वहां डिप्लॉय नहीं कर सकते। सिर्फ एक छोटी सी जगह है, डीओबी वो कर सकते हैं, बाकी जगह पे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी हालात में हमारी हिंदुस्तान की फौज जो डिफेंसेस तैयार करके इतने साल से हम उनको अच्छा बना रहे हैं, वहां पे हम डिफेंसिव लड़ाई लड़ेंगे तो हम उनके दांत खट्टे कर सकते हैं। और जहां तक उनको भगाने का सवाल है, अभी ऐसा नहीं हो सकता कि दीवार के साथ टक्कर मारने से कोई फायदा नहीं। हम ऐसी जगह पे उनको, उनकी जो हमारी एलसी क्लेम है, हम ऐसी जगह पे उनको जाके हम वहां पे ऑक्यूपाई करें और फिर हम एक पोजीशन ऑफ बार्गेन से, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उसको बार्गेन करके कि तुम यहां से चले जाओ, हम उस जगह से पीछे आ जाएंगे। यही एक तरीका है अगर फौज का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो। नहीं तो ये डिप्लोमेसी और जो फौज की स्ट्रेंथ है, इससे दोनों मिलकर के ही इसका कोई हल निकलेगा। जी भगवान सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप सब किस तरह से देखते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं, कोरोना प्लस चाइना का विस्तारवाद जो है, हमेशा तो उसकी सोच रही है, अभी भी कई मुल्कों के अंदर अपना कब्जा जता देता है, कहता है कि हमारा पोजीशन है, हमारा हिस्सा है। बहुत सारी जगह इस तरह से, तो कई, केवल भारत के साथ में ऐसी स्थिति नहीं है सीमा विवाद, कई मुल्कों के साथ में उसका सीमा विवाद है। कोरोना की जड़ चाइना से निकली है, तो हर मुल्क इसके वैसे खिलाफ चल रहा है, महामारी पूरी दुनिया को दी है। तो ये एक उचित अवसर है कि भारत पॉलिटिकल लेवल पे या कहें जैसे कि डिप्लोमेटिक लेवल पे हम आइसोलेट कर सकते हैं चाइना को। वैसे तो ऑलरेडी है, लेकिन इन परिस्थितियों में भारत को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एक कटु सत्य जो है, जनरल साहब ने कहा कि देखिए लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी, अगर होता है कुछ तो उसमें कोई मनोबल बढ़ा सकते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन लड़ाई तो अपने को खुद को ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन इसका कोई बेनिफिट हो सकता है? देखिए बात क्या योगेंद्र जी, जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये है इसमें, मान लो कोई भी डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल सिचुएशन, इंटरनेशनल प्रेशर कोई काम नहीं कर रहा है और लड़ाई लड़नी पड़ जाए, तो इसके लिए हमें तैयार रहना। बाकी डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल प्रेशर कोशिश जारी रहे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लड़ाई के लिए तैयार रहे। और इसके लिए हमें ये जानना भी जरूरी है कि लड़ाई सबसे खतरनाक चीज है किसी भी देश के लिए, चाइना के लिए भी। चाइना भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो, हम भी नहीं, कोई नहीं चाहेगा। इन एनी केस वो देश तबाह हो जाएगा। जो इन एनी केस भारत की स्थिति देखिए, इकोनॉमिकली हम पहले ही बहुत डाउन थे, कोरोना ने हमको बिल्कुल दबा के रखा हुआ है और बीच में ये आ गया। और बाकी डिजास्टर तो होते ही रहते हैं इस देश में। टिड्डी आ गई देखो इस साल, तो कोई छोड़ा नहीं, और कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं टिड्डी आ जाती है। वैसे ही हम तैयार रहना है कि ये डिजास्टर्स हो रहे हैं,
इस वजह से हो रहे हैं और ये एक डिजास्टर और आ गया, तो कहां तक हो सके हमें लड़ाई अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, ये एक बहुत ही अच्छा वक्त है एक्चुअली। मुझे नहीं समझ में आता, करमबीर साहब इसको सही समझ में आया होगा कि आज चाइना जो हरकत कर रहा है, कोई भी बेवकूफ देश ये हरकत नहीं करेगा। चाइना आज बिल्कुल ऐसी स्थिति में जो बिल्कुल दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, अलग थलग हो चुका है। और आप देखिए उसके यहाँ भी सबसे पंगा ले रखा उसने, जापान से पंगा ले लिया एक आइलैंड के लिए, ये जो एशियन कंट्रीज हैं उनसे साउथ ईस्ट चाइना सी से पंगा ले रखा है उसने, और ताइवान से उसका पंगा है। हांगकांग में उसने सख्त कानून लगा के सारी दुनिया से पंगा ले लिया, और फिर इसी वक्त भारत के साथ में पंगा ले रहा है। और सारी दुनिया तो वैसे ही कोरोना की वजह से उसके खिलाफ एक्शन, उनके खिलाफ इंक्वायरी वगैरह शुरू होनी है, तो वैसे ही उसकी फजीती हो जाएगी। तो ये कोई वक्त नहीं था उसको इंडिया के साथ किसी किस्म का पंगा लेने का। लेकिन उन्होंने क्या सोचा है, उनको क्या समझ में आया, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि स्ट्रेटेजी के तौर पे देखो तो ये वक्त उसके लिए भी जरूर अच्छा नहीं है, और उसका अच्छा वक्त नहीं है, उससे हमें थोड़ा फायदा है। क्योंकि संसार के ज्यादा से ज्यादा देश, ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, ब्रिटेन में हांगकांग के जो सिटीजन्स हैं उनको मैं ब्रिटिश सिटीजन देने के तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया कहता है हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। ये इससे चाइना चिढ़ गया, तो जापान का स्टेटमेंट उनके खुलकर खिलाफ आया है। आप ये देखिए, जो भी दुनिया के खास पावर्स हैं, डिप्लोमेटिकली दे आर टोटली अगेंस्ट चाइना टुडे। और लेकिन यस, चाइना के पास क्या प्लस पॉइंट है, चाइना के पास वर्ल्ड की इकोनॉमी का कंट्रोल है। जो अमेरिका में था वो ज्यादातर, हालांकि टोटली नहीं गया है, लेकिन बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो मिडिल लेवल के कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी के ऊपर पूरा इनका कब्जा। जैसे भारत की इकोनॉमी आप देखिए, आज हम ये देख रहे हैं, ये कंट्रोल करो, ये इस पे बैन करो, यही आदमी जो इसको बढ़ावा दे रहे थे, वहां जा जाके उसको मिन्नतें कर रहे थे, उनको झूला झुला रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि इनको बैन करो साहब। तो पहले तो आप लेके आए उनको, आप बैन करो, इतना आसान है कि वो तो इकोनॉमिस्ट बताएंगे आपको क्या होगा। लेकिन आप बैन कहना देना बहुत जरूरी, बहुत आसान है, लेकिन बैन क्या, जिसके साथ आपकी इकोनॉमी लिंक्ड है, तो आप उसको क्या बैन करोगे जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हो। आत्मनिर्भर आज बोल रहे हो आप, ये क्या आपको 47 में नहीं पता था कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए? तभी से आत्मनिर्भर का काम शुरू करना चाहिए था। ये नई सरकार आई, उसको उसी दिन से शुरू हो जाना चाहिए था, आत्मनिर्भर होना है। और ये चाइना जो दुश्मनी का काम करता है, ये कोई आज नहीं किया है, ये 47 से लगातार। आप मुझे बताइए कभी भी इंडिया के साथ इसने कोई दोस्ताना कोई काम किया हो तो हमेशा ही, चाहे इंटरनेशनल फोरम हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक इतिहास की बात करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि जुलाई का जो महीना 1971 को यहाँ याद करना चाहेंगे। लेह में इंदिरा गांधी गई थी 1971, और उस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका काफी सपोर्ट कर रहा था। वहां के एनएसए भी उस दौरान आए हुए थे, और 10 दिन बाद ही, यानी कि जब बांग्लादेश अभी बना, पूर्वी उस वक्त का उत्तर पाकिस्तान था, वहां पे की जो भी स्थितियां बन रही थी, आर्मी की जातियां, तमाम चीजों से इंदिरा गांधी ने अवगत कराया। लेकिन मिस्टर किसिंजर जो थे वहां के एनएसए, उन्होंने इसको अवॉइड किया और कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। लेकिन भारतीय सेना ने और उस वक्त की सरकार या जो भी रणनीति रही होगी, इन्होंने बांग्लादेश का टुकड़ा करवाया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं लेह में, लंबे अंतराल के बाद में। तो इतिहास और जुलाई का महीना दोनों भारत के लिए, मैं कहूंगा कि एक इतिहास हमेशा मिटाया नहीं जा सकता, उसे हमेशा याद रखा जाता है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी का के जो रणनीतिकार रहे हैं वो, या फिर डिफेंस के उन पन्नों को खोला जाएगा, तो कुछ ऐसे मददगार साबित हो सकते हैं कि हमारा इतिहास रहा है कि लेह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, लेह तो हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण था। 62 से समझ में आया हमें कि लेह बहुत जरूरी है, क्योंकि हालांकि उस वक्त की सरकार आज की सरकार से इतने मजबूत नहीं थी, हमारी कमजोरी थी मिलिटरीली। लेकिन आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम 71 से भी और आज उनसे भी हम बिल्कुल मजबूत है। हमें आज किसी वजह से भी कमजोर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लद्दाख हमारे लिए एक जैसे होता है शीर्ष है, हमारा सिर है, जो दिमाग है उधर, और यदि लद्दाख चला गया तो एक
वजूद चला गया, हमारे सिंध रिवर चली गई, जिसके नाम से हिंदुस्तान है। सिंध है तो सिंध से ही हिंद बना है, तो यदि हिंदी नहीं है, सिंधी नहीं है हमारे पास, तो फिर है क्या? तो सिंध जो है, हमारा नाम जो है हिंदुस्तान का, वो लद्दाख है। लद्दाख बहुत एक अहम जगह है हमारे लिए। तो इसलिए इन एनी केस चाइना के लिए भी आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश कोई खास जरूरी नहीं है उनको, लेकिन उनको जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसकी सिक्योरिटी के लिए लद्दाख को सिक्योर करना जरूरी है। उनको काराकोरम हाईवे को सिक्योर करना जरूरी है। और जो दौलत बेग ओल्डी में हमने एयर स्ट्रिप बनाई है, और उससे आगे हम यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वो काराकोरम को थ्रेटन करता है। इसलिए लद्दाख चाइना के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, और वैसे भी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हो सकता है हिस्ट्री रिपीट करे, लेकिन 71 में आज में बहुत फर्क है। हमारी आर्मी में भी बहुत फर्क है, मोरल उस वक्त भी हमारा बहुत ऊंचा था, आज भी बहुत ऊंचा है। जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल जनरल साहब से होगा। जनरल साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। 1971 और जुलाई, इतिहास इस बात का गवाह भी रहा है, और हमारे लिए कितना लेह महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी रही है। वहां से जो रचना रची गई, उसके बाद हमने बांग्लादेश ही बनाया। तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त के रणनीतिकार, जैसे अभी भागीरथ सिंह जी कह रहे हैं कि लद्दाख हमारे लिए बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी वाइज भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है वो। तो मोदी साहब 48 साल बाद में गए कोई प्रधानमंत्री वहां पे, तो निश्चित रूप से ये इसमें तो कहीं को संदेह नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण दौरा है। लेकिन कुछ रणनीति कार्य, कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जिसमें हम कह करके चले कि हाँ, इनको डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, और ये पार्ट ऑफ सिक्योरिटी या डिफेंस की रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो चर्चाएं होती हैं इतिहास में, इस तरह से चीजें रही जब भी कोई टॉक्स होती हैं उसमें। देखिए, जहां तक ये जुलाई में प्रधानमंत्री की विजिट का सवाल है, 71 में इंदिरा जी का और आज मोदी जी का, ये इट इज अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। इससे कोई स्ट्रेटेजिक फायदा या इस तरह की कोई चीज मुझे नहीं लगती कि लेकिन अंतर काफी आ गया 48 साल बाद में जो आज हिंदुस्तान है। चाइना ने भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ किया होगा, और आज हम भी कुछ कर रहे हैं। तो ये तो माना जा सकता है कि आज फार बेटर देन जो हमारा 1971 था दैट टाइम। जहां तक जैसे अभी बताया ब्रिगेडियर साहब ने, चीन का जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, वो हमारे पीओके के अंदर से गुजरता है। इसीलिए जब उन्होंने बीआर कॉन्फ्रेंस की थी चाइना ने, और उसमें 20 देश बुलाए थे, भारत ने आखिरी दिन मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि आप जो सड़क बना रहे हैं वो हमारे एक अहम हिस्सा है, हमारा हिस्सा है जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है। क्योंकि उस सड़क के साथ इन्होंने सड़क और वो जो कॉरिडोर बना है, उससे उनका एक जो पोर्ट है पाकिस्तान का, उस पोर्ट से वो सारा का सारा अपना एक्सपोर्ट करेंगे अफ्रीकन कंट्रीज और बाकी मैं रोकना चाहूंगा सर, जनरल साहब मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है, मैं यही रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के 48 साल बाद मुल्क के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। इससे पहले इंदिरा गांधी 1971 में गई थी। लेह में ये दौरा प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, डिप्लोमेटिक भी और सेना की हौसला अफजाई के लिए भी बहुत सही इस दौरे को कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण दौरा इसे माना जा सकता है, और आने वाले दिनों में इसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। वजह साफ है कि अगर चाइना के समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान भी आपकी तैयारी से कम तैयार नहीं है, हर तरह की तैयारी कर रहा है, तो इस लिहाज से कहा जाएगा कि सेना के लिए और डिप्लोमेटिक स्तर दोनों के लिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब और ब्रिगेडियर साहब आपका, और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।